दोस्तों, बिहार के नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खराब सड़कें, गरीबी, बेरोजगारी और पुअर गवर्नेंस ही ना। इन सबको मिला के कहें तो आपके मन में एक बीमारू राज्य की तस्वीर आती होगी। लेकिन दोस्तों, बिहार शुरुआत से ही ऐसा था। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली में ही बन गया था? क्यों चौंक गए ना? बिहार का इतिहास है ही ऐसा दोस्तों, जो संपन्न और आज के बिहार से एकदम अलग हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि दुनिया के प्रसिद्ध धर्मों जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार की ही देन है, और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी। इसके अलावा दुनिया को राजनीति एवं कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही रहने वाले थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे पवित्र हिंदू ग्रंथों में से एक रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे थे। दोस्तों, दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला था, और सर्जरी का ज्ञान दाता महर्षि सुश्रुत बिहार के ही थे, और गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक महान जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी इसी बिहार के धरती से उपजे थे। ऐसे में बिहार के स्वर्णिम इतिहास को जानने के बाद भी कोई आज के बिहार को बीमारू स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आज जब आप बिहार को देखते हैं तो अपने इतिहास से बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आज हम बिहार की गरीबी और उसके पिछड़ेपन के बारे में बताऊंगा, तो रुकिए, ये सब तो ऑलरेडी आपको पता है, और इस पर हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इवन हमने भी इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम बिहार के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर बिहार अपने खोए हुए स्वर्णिम इतिहास को फिर से कैसे वापस पा सकता है, कैसे भारत के सबसे पिछले राज्यों में से उभर कर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन सकता है। इसलिए हम आज इस वीडियो में उन सभी समस्याओं का हल करेंगे कि आखिर कैसे बिहार अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस पा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि बिहार की समस्याओं को तो आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको जानने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम का अंत कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि हाउ कैन बिहार अचीव इट्स लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी। तो दोस्तों, इसे हम कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, और लास्ट वाला सबसे इफेक्टिव है। नंबर 1, प्रमोटिंग ऑफ IT सेक्टर ऑफ बिहार। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के बहुत से ऐसे स्टेट थे जो गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या फिर दक्षिण भारत के कुछ स्टेट हो। लेकिन देखते हैं देखते ये स्टेट डेवलप होते गए, लेकिन बिहार फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ तक कि साल 2000 में बनी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे स्टेट भी तेजी से डेवलप करके बिहार से आगे निकल गए। बट इतना बेहतरीन इतिहास होने के बावजूद बिहार आज भी संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, यहाँ से बिहार को फिर से ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले उन फैक्टर्स को ढूंढना होगा जो दूसरे स्टेट के डेवलप होने के कारण बनी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा का उदाहरण ले ले तो इन दोनों स्टेट के डेवलप होने के पीछे कहीं न कहीं IT इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है। आज हरियाणा में गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में नोएडा इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा के GDP का ऑलमोस्ट 60% अकेले गुरुग्राम से आता है। उसी तरह लगातार डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा उत्तर प्रदेश, जिसे किसी जमाने में बिहार के बराबर माना जाता था, आज वहां नोएडा शहर है जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बड़ा रोल निभा रहा है। आज नोएडा उत्तर प्रदेश के GDP में 10.12% का कंट्रीब्यूशन करता है। और अब ऐसे में ये सवाल बिल्कुल जायज लगते हैं कि बिहार में काबा, आखिर बिहार के पास ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई IT इंडस्ट्री क्यों नहीं है? अगर आने वाले समय में कोई IT सिटी हो तो बिहार का ग्रोथ का पोटेंशियल काफी बढ़ सकता था, जो कि बिहार के एग्रीकल्चर GDP को बूस्ट दे सकता है। ये बिहार सरकार को पटना जैसे शहरों को IT हब बनाने पर जोर देना चाहिए। और मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे लोग शायद मन ही मन में संकोच कर सकते होंगे कि पटना और IT हब, लेकिन दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ IT हब बन सकता है तो पटना क्यों नहीं बन सकता है? बिहार के लिए IT इंडस्ट्री इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ ही साथ यहाँ बड़े लेवल पर हो रहे ब्रॉड ड्रीम को रोक सकती है। तो बिहार के पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा नौकरी के तलाश में बेंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में पलायन करता है,
जिससे एक बड़ा मैन पावर जो स्टेट की ग्रोथ का पुश कर सकता था वो दूसरे प्रदेशों में अपना प्रवेश सुधार रहा है। तो अगर वहीं बिहार के IIT और IIMS सिलेक्ट होने वाले लोग को बिहार में ही रोका जा सकेगा तो दूसरे शहरों में एडजस्ट होने और नौकरी ढूंढने में बिहार के युवाओं को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता और ये सब सिर्फ IT इंडस्ट्री ही स्टेब्लिश कर सकती है। दूसरा, प्रमोट फिल्म एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, इस पलायन करने वाले हिस्से में एक ऐसा वर्ग भी है जो मुंबई के लिए भी पलायन करता है ताकि फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द वह अपनी पहचान बना सके। आज भी अगर किसी मुंबई की शूटिंग सेट पर चले जाएं तो आपको फिल्म क्रू में कोई न कोई बिहार के व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इन फिल्म इंडस्ट्री आज तकरीबन 197 बिलियन रुपीज की हो चुकी है। भारत में हर राज्य के पास अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। आंध्र प्रदेश तेलुगु फिल्म चलाती है, तमिलनाडु में तमिल और बंगाल में बंगाली फिल्म बनती है। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि भोजपुरी फिल्म बिहार में नहीं बनती है। दोस्तों, जब हम नोएडा में मौजूद IT हब की बात करते हैं तो हम नोएडा में मौजूद नोएडा फिल्म इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज नोएडा फिल्म में ही लोकेटेड है, जिससे उत्तर प्रदेश की यूथ को जॉब तो मिल ही रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी इंडस्ट्री की मदद से ग्रो कर रहा है। वहीं बिहार के यूथ को अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की ओर रुख करना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म सिनेमा भी वहीं से बेस्ट है और इससे न तो फायदा राज्य का हो रहा है और न ही वहाँ के पॉपुलेशन का। अगर इन फ्यूचर में भोजपुरी सिनेमा अपने टैलेंट के साथ काम करता है तो यहाँ का यूथ का एक्सप्लोर मिलेगा ही और साथ ही में सरकार की मदद से यहाँ की फिल्म सिटी सेटअप होती है तो इससे फिल्म मेकर्स को भी काफी मदद मिलेगी और स्टेट को ग्रोथ के साथ साथ रीजनल और कल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट और रिजर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, फिल्म सिटी तो दूर की बात है, बिहार का अपना कोई इंटरनेशनल स्टेडियम ही नहीं है। जी हाँ, है न जो कहने वाली बात। भारत जहाँ क्रिकेट का इतना बड़ा मार्केट है, इवन शायद आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि IPL में शुरू हुई भोजपुरी कमेंट्री को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट बिहार में कितना पॉपुलर है। पर क्रिकेटिंग इकोनॉमी को इग्नोर करते हुए बिहार में एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। फोकस ऑन अ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दोस्तों, ये तो रही फिल्म और स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात, लेकिन बिहार की किस्मत बाकी इंडस्ट्री को लेकर भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कैसे बिहार में पर 1 लाख लोगों के लिए सबसे कम फैक्ट्रीज है। ये दिक्कत बिहार के लोगों के साथ ही क्यों? बिहार के चीफ मिनिस्टर के मुताबिक इसका जवाब है बिहार का समुद्र किनारे न होना। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि बिहार एक लैंड लोकेट स्टेट है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों, आज भले ही कोस्टल रीजन की इकोनॉमी और वहाँ का इंडस्ट्री सेक्टर हाइप कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंड लोकेटेड स्टेट जैसे हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की इकोनॉमी कहीं बहुत पीछे है। इसलिए लैंड लोकेटेड वाला फैक्टर पूरा सच नहीं है और पूरा सच ये है कि यहाँ का लैंड छोटे छोटे से हिस्से में डिवाइडेड है, जिससे कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर जमीन खरीदना चाहे तो उससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिहार के पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मौजूद है, जिस वजह से कोई भी अपनी जमीन इंडस्ट्री ओनर को देना नहीं चाहता है। ऐसे में जरूरी है कि गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी अपने सर ले और ये श्योर करे कि बिहार की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो सके। फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, इसके साथ ही बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा सकता है बिहार के युवाओं के लिए। दोस्तों, यहाँ से बहुत से बड़े नाम और चेहरे निकले हैं, लेकिन यही निकले शब्द हैं वही चुभता है। दोस्तों, बिहार के लोग अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर बिहार के यूथ को मौका दिया जाए तो अपने ही राज्य के लिए कुछ बेहतर करने का, तो इससे स्टेट की डेवलपमेंट में एक उछाल देखने को मिलेगा। भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम जैसे UPSC, IIT और IIM में टॉप करने वाले स्टूडेंट भी अधिकतर बिहार के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है एक पुश की, एक मदद की, जिससे इन्हें भरोसा हो कि इनका स्टेट भी इनके लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इसके साथ ही बैंक से फाइनेंशियल मदद भी देकर तत्कालिक युवा और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि इन्हें बिना किसी हैरेसमेंट और करप्शन के लोन मिल जाए। ग्रोथ इन टूरिज्म। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं वो भले ही कई मामलों में पीछे है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट प्लेस और खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बिहार दुनिया और भारत के महानतम लोगों की जन्मभूमि और
कर्म भूमि है, लेकिन बाकी स्टेट की तरह बिहार अपना टूरिज्म सेल नहीं कर पाया है। आज हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ अयोध्या राम मंदिर से वहाँ टूरिज्म में एक बड़ा जाम देखने को मिलता है। राम मंदिर ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक टूरिज्म संभावना क्रिएट कर दी है, जहाँ 2 दशक पहले डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ कोशिश ही हो पा रही थी, वहीं आज अयोध्या उत्तर प्रदेश को अमीर बना रहा है। उसी तरह टूरिज्म सेक्टर बिहार के लिए मेजर रोल प्ले कर सकती है और हर स्टेट अपनी टूरिज्म के प्रमोशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री उन्हें बड़ा बिजनेस बनाकर देगी। अगर बिहार सरकार अपने टूरिज्म प्रमोशन और अपने स्टेट को टूरिस्ट के साथ सेफ बनाने पर फोकस करे तो बिहार बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के अलावा नालंदा, विक्रमशिला, गया और भागलपुर जैसे जगहों के साथ एक बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। वर्क ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। दोस्तों, ये तो रहे टूरिज्म की बात, लेकिन अगर हम बिहार के कोर में जाए तो शुरुआती रिफॉर्म में बिहार को एक बड़ा इकोनॉमी बेनिफिट उसका एग्रीकल्चर सेक्टर भी दे सकता है। दोस्तों, जैसे कि बिहार की इकोनॉमी में उसकी खेती का बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में बिहार हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट से एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में प्रेरणा ले सकता है। बिहार के पास उपजाऊ जमीन है जिससे एक साल में 3 फसल ले सकते हैं, और ऐसे में सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर फोकस करे और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को आजमाए तो बिहार अपने किसानों के साथ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएगा। एग्रीकेशन फैसिलिटी, क्रॉप डाइवर्सेशन ऑफ प्रमोशन एवं मार्केट लिंक से कनेक्ट करके सीधे किसानों को फायदा पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार का GDP का 20% हिस्सा एग्रीकल्चर से ही आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार में चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात करें, टूरिज्म सेक्टर पुश करने की बात करें या गरीब किसानों को उनके हक के पैसा दिलाने की बात करें, तो आखिर में बात रुक जाता है आखिर क्राइम रेट पर। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम लैंड डिस्प्यूट को लेकर होता है। लैंड डिस्प्यूट एक ऐसा मामला है जिससे हर बिजनेसमैन बचना चाहता है, और बिहार में जमीन मिलना इतना मुश्किल हो जाती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचता भी नहीं है। वहीं यहाँ क्राइम रेट भी हायर है, जो बिजनेस और टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। यही सब आंकड़े बिहार को अनवांटेड बनाता है। ऐसे में बिहार सरकार को पहले स्टेट को लॉ एंड मेंटेन करना सबसे जरूरी है, और गुड गवर्नेंस और लेस क्रिमिनलाइजेशन बिहार के लिए फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का दरवाजा भी खोलेगी, जो बिहार के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों, इसी का जीता जागता उदाहरण है बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर गुंडागर्दी में कमी आने से, शांति स्थापित होने से साल 2019 से 2023 के बीच यूपी को लगभग 11,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है। और दोस्तों, अगर आप बिहार को थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में इससे भी बड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिसे सोल्व करना भावी सरकार का दायित्व होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और महिला सुरक्षा। दोस्तों, बिहार में हालात ऐसे हैं कि यहाँ कुपोषण, खाने में प्रोटीन की कमी, एनीमिया, अंधापन बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही पीने लायक पानी और बेसिक शौचालय जैसी समस्याएं आज भी एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए मौजूद नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक बिहार में 80% दवाइयों की कमी है, और साथ ही यहाँ पर 60% कम डॉक्टर्स हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक बिहार के आधे से ज्यादा डॉक्टर तो बिहार के सिर्फ 3 जिले पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही हैं, और बिहार में हर 1 लाख मरीज के लिए केवल 26 हॉस्पिटल बेड्स ही हैं, जबकि स्पेशल एवरेज 138 का है। ऐसे में बिहार सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अलावा पब्लिक को रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, जिससे बिहार के लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। कंक्लूजन, दोस्तों, बिहार में जितनी समस्या वह समस्या कहीं न कहीं ढांचागत समस्या है, लेकिन हम बिहार झारखंड बंटवारे को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल और मैक्सिमम रिसोर्स झारखंड के हिस्से में चला गया, और इससे बिहार के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी झारखंड के हिस्से में चला गया। लेकिन जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब इस पर इतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए एक तरफ ये बंटवारा झारखंड के लिए फायदेमंद साबित हुआ, वहीं बिहार के लिए नुकसान का सौदा था। वहीं दोस्तों, आज बिहार अपनी पॉलिसीज और लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म करके अपनी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी हासिल कर सकता है, और वहीं पटना, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही, और इसके साथ ही इससे एम्प्लॉयमेंट के भी नए रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, ये था अंत इस वीडियो का। कैसा रहा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।